नमस्कार दोस्तों, मैं भारती ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। और आज हम हमारे 7th लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। तो चलिए इसे समझते हैं। मौर्य वंश के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक स्रोत। मौर्य वंश पढ़ने से पहले हमें उसके ऐतिहासिक स्रोत जानना बहुत जरूरी है कि हमें उस काल के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक चर्चित ऐतिहासिक नाटक है जिसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। इस नाटक में हमें तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब हम देखते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। वह उन्हें कौटिल्य व विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। वह मौर्य काल को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्री है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक और शासन के संबंध में विस्तार से जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र को 15 खंडों में विभक्त किया गया है। मौर्यकालीन राजनीतिक शासन व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, सैन्य संचालन व युद्ध विजयों के संबंध में जानकारी भी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें संस्कृत के पुराण, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जिसमें प्रमुख ग्रंथ हैं दीपवंश, महावंश तथा कथा सरित सागर। कथा सरित सागर की रचना सोमदेव ने की है। मेगस्थनीज का यात्रा वृत्तांत। भारत में कई विदेशी यात्री आते थे। वह उनके यात्रा वृत्तांत व उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक से हमें इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। जो मेगस्थनीज था वह यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था, और इंडिका से हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था व अर्थव्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं उत्कीर्ण लेख, जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। इस काल की जानकारी विभिन्न शिलालेखों के अतिरिक्त इस काल में बहुत से शिलालेख भी लिखे गए। उसके अतिरिक्त हमें चैत्य, स्तूप, मठ, विहार, गुफाओं से जानकारी मिलती है। इस काल में जैसा कि बौद्ध धर्म आ चुका था, तो बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ, विहार बने, गुफाओं का निर्माण भी हुआ। तात्कालीन वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला से भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख अभिलेख हैं, उनमें सहवाजगढ़ी, मानसेरा, गिरनार, सोपारा, धौली, ब्रह्मगिरी, मस्की तथा लोहियानंदगढ़ प्रमुख हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वह उसे भारत का प्रथम सम्राट भी बोला गया। कौटिल्य की प्रेरणा से, जो कौटिल्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, उनकी प्रेरणा से चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम मगध राज्य पर आक्रमण किया, परंतु वह पराजित हुआ। उसके उपरांत कौटिल्य व चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम राज्यों का यूनानियों से जीता। उसके बाद मगध पर आक्रमण किया। जैसा कि हमें पता है कि उस समय उत्तर पश्चिम राज्य पर यूनानियों का शासन था, तो उनने पहले उस पर विजय प्राप्त करी। उसके उपरांत उन्हें मगध पर आक्रमण करा। उस समय मगध का राजा धनानंद था, वह उसका सेनापति भद्रशाल था। उसको उनने पराजित किया और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठने में सफल हुआ। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना के माध्यम से पूरे भारत पर आधिपत्य कर लिया था। प्लिनी के अनुसार मगध की सीमा सिंध प्रांत तक फैली हुई थी। जो प्लूटार्क और प्लिनी है, यह दोनों विदेशी यात्री हैं और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सी हमें जानकारी दी। सेल्यूकस के साथ युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन व सीरिया प्रांत का राजा बना। जो सिकंदर था वह यूनानी राजा था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य कई राज्यों में विभक्त हो गया, जिस पर सेल्यूकस का शासन बेबीलोन व सीरिया में था। 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ, और वह जो ये युद्ध था वह एक संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। उसने उसे काबुल, कंधार, हिरात, मकरान भूभाग उसे दे दिया।
राजा बलि कथा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ऐसा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत कर्नाटक चला गया और वहीं पर तपस्या करने लगे। वह संलेखना पद्धति से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। संलेखना पद्धति एक जैन धर्म में एक पद्धति होती है जिससे उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासक रहा। जो बिंदुसार था उसे यूनानी लेखकों ने अमित्रघात भी कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक अन्य नाम भी था सिंहसेन। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहां के अमात्यों के विरोध में एक विद्रोह हुआ, जिसे दबाने हेतु अशोक को भेजा, जिसमें अशोक को सफलता मिली। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार के समय में कई विदेशी यात्री भारत आए व उनके द्वारा लिखी पुस्तक व यात्रा वृत्तांत से हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। मिस्र के शासक टालमी ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा। वह 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का निधन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अशोक। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक अगला उत्तराधिकारी बना, जो बहुत ही योग्य शासक था। वह उसने बहुत अधिक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक 273 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक शासक रहा। जगत के इतिहास में अनेक सम्राट हुए, किंतु अशोक के सदृश कोई नहीं हुआ। बौद्ध साहित्य में अशोक को धर्माशोक भी कहा गया है। अशोक न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का महानतम सम्राट था। वह अपने साम्राज्य विस्तार की विशालता के लिए ही नहीं, बल्कि कल्याणकारी कार्य, प्रजा वात्सल्य आदर्शों व मानव समाज के प्रति की गई सेवाओं के लिए भी विख्यात है। जो अशोक है वह एक महान शासक इसलिए है, उसने अपने राज्य का विस्तार तो किया, साथ ही वह एक बहुत ही अधिक कल्याणकारी राजा भी था। अशोक का कलिंग के शासक के साथ युद्ध हुआ। वह युद्ध में भयंकर नरसंहार से अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया व उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। एक चीनी यात्री था युवान चौंग, उसने लिखा है, अशोक अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत क्रूर था, किंतु कलिंग युद्ध के बाद उसके जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया और वह प्रजाहित चिंतक सम्राट के रूप में विख्यात हुआ। अशोक केवल बौद्ध धर्मानुयायी ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचारक भी था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध सभा होती थी वह भी हुई। वह पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला गया था। वह जो आज का पाकिस्तान है वह सिंध प्रांत था, तो वहाँ तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। दक्षिण में अशोक ने मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। वह यहाँ जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहाँ तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरे संपूर्ण भारत पे मौर्यों ने अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। मौर्य साम्राज्य शासन व्यवस्था। बोला जाता है उस समय शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसा कि उस समय उनके राजनीतिक गुरु चाणक्य थे, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था कितनी अच्छी रही होगी। सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय शासन। जो केंद्रीय शासन है यह भारत की प्रथम केंद्रीय शासन प्रणाली है और प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। शासन प्रबंध की सर्वप्रमुख विशेषता केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। सम्राट सर्वोच्च शक्ति माना जाता था। मंत्रिपरिषद। सम्राट के संयोग हेतु एक मंत्रिपरिषद होती थी और यह मंत्रिपरिषद राज्य की नीति व कार्य निर्माण में सहायता देती थी। न्यायिक व्यवस्था। सम्राट न्याय विभाग का प्रमुख होता था। वह परंपराओं तथा प्रथाओं के आधार पर न्याय किया जाता था। प्रांतीय शासन। साम्राज्य के और प्रजाहित को देखते हुए साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। वह प्रत्येक प्रांत में गुप्तचर प्रांतीय शासक को जानकारी देते थे। जो प्रांत होते थे उन्हें चक्र बोला जाता था और जो प्रांत का शासक होता था उसे आर्यपुत्र बोला जाता था। और साम्राज्य बहुत अधिक बड़ा हुआ करता था, तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और हर प्रांत में शासक होते थे और जो प्रांत की जानकारी गुप्तचर के माध्यम से शासन तक पहुंचाई जाती थी। इसके अलावा भी कई समितियां होती थी, जैसे शिल्प समिति।
शिल्प तथा उद्योग धंधों का प्रबंध करती थी। जो विदेश समिति होती थी वह विदेशियों की देखभाल व उसकी सुख सुविधाओं का प्रबंध करती थी। उद्योग समिति में कारखानों से बनी वस्तुओं की देखभाल करती थी। कर समिति होती थी वह कर वसूल करती थी। और जो राजस्व व्यवस्था होती थी वह राजकोष की आय का मुख्य स्रोत था। और जो राजस्व प्राप्त होती थी वह चुंगी जुर्माने के अलावा ठेके से भी प्राप्त होती थी। मौर्यकाल की संस्कृति। मौर्यकाल की संस्कृति में हम देखते हैं सामाजिक जीवन, उस समय का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। इस काल में वर्ण व्यवस्था के साथ समाज में जाति प्रथा का आविर्भाव हो चुका था। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था भी थी व जाति प्रथा भी थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। मौर्य काल में स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, वह उन्हें सम्मान भी प्राप्त था। वह अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। जो अर्थशास्त्र है उस समय मौर्य काल में दास प्रथा का भी चलन था। आर्थिक जीवन। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि व पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित थी। मौर्य काल में वह कृषि करते थे, पशुपालन करते थे तथा वाणिज्य भी करते थे, जिसको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कला। मौर्य काल की जानकारी स्तूप, भवन, स्तंभ, अभिलेख आदि से भी हमें प्राप्त होती है। मौर्य काल में कला का बहुत अधिक विकास हुआ व उस काल की जानकारी हमें कला के माध्यम से मिलती है। मौर्य साम्राज्य का पतन। चलिए हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे होंगे। सबसे पहला कारण अयोग्य उत्तराधिकारी। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। इनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि इतने विशाल साम्राज्य के प्रशासन को संचालित कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि मौर्य साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था। वह अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए वह इतने योग्य नहीं थे कि इतने विशाल साम्राज्य पर वह शासन कर सकें, जिससे केंद्रीय पकड़ कमजोर होने लगी और साम्राज्य विभक्त होने लगा। साम्राज्य का विभाजन। अशोक के बाद उसका साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों में बंट गया। जैसा कि साम्राज्य एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, वह अशोक के बाद उसका साम्राज्य कई भागों में बंट गया। राज्य कर्मचारियों की दमन नीति। अशोक ने अपने सारे कर्मचारियों को नियंत्रण रखा था, किंतु उसके उत्तराधिकारी ऐसा नहीं कर पाए। अशोक तक उसके कर्मचारियों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन उनके उत्तराधिकारी इतने योग्य न होने के कारण वह इतने अच्छे से उन पर नियंत्रण नहीं कर सके, जिससे वह जो राज्य कर्मचारी थे वह स्वतंत्र हो गए। वह इसके अलावा भी पतन के कई कारण थे, जैसे आर्थिक कारण, राजदरबार के षड्यंत्र, साम्राज्य की विशालता आदि रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे।